Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone of the class 11 present on that side. I will again welcome each and everyone on the same platform of the Life Physics VK channel. Students, as you all know that we are at the end stage of the rotational motion. हम लोग rotational motion के बिल्कुल end point पे हैं. And in the previous lecture हम लोगों ने एक ऐसे टॉपिक को स्टार्ट किया और एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात और उसके बारे में डेरिवेशन को स्टार्ट किया जो रिसेंटली हमारे 2020 और 21 के सिलेबस से रिमूव्ड है, बट फॉर आवर फ्यूचर सेक और अपकमिंग पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए वी विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हाँ, प्रीवियस टू प्रीवियस यानी हम लोगों ने इससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टडी किया, उसकी डेफिनेशन, उसकी एसआई यूनिट, उसका एक रेलेवेंट फॉर्मूला ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट इफेक्ट्स. और उन फैक्टर्स से हमें पता चला देयर आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स which plays a very important और very key role in the moment of inertia of the body. Means अगर बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसका एक इनर्शिया होगा, और उसमें दो ऐसे फैक्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे. एंड व्हाट आर दोज फैक्टर्स? दोज फैक्टर्स आर इट्स शेप एंड नंबर 2 वाज एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो हम लोगों ने एक शेप तो डील कर लिया. आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दैट. वी हैव स्टडीड अबाउट दी सर्कुलर रिंग. हमने सर्कुलर रिंग को स्टडी कर लिया है. आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट पॉइंट would be on circular disc. आज हम लोग circular disc को पढ़ेंगे. So first of all, let us try to differentiate between the circular ring and circular disc. So as you all know that circular ring, it has been always hollow from the inside. यानी उसका जो भी मास आपके पास इस रिंग का था, that mass was distributed all over the ring. But circular disc, this would be called as a circular disc, means the area is being fully covered with the mass. यानी जिस बार इसका जो भी मास है वो सारा का सारा मास पूरे के पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. बट एज यू नो दैट इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको एक अजम्पशन और एक पैरामीटर पे काम करने के लिए कहा था, एंड दैट अजम्पशन एंड पैरामीटर इज कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. तो आज हम लोग इसी डिस्क को पढ़ेंगे. तो आज का हमारा शेप है डिस्क. अब जो सेकंड फैक्टर था, दैट फैक्टर वाज एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो एक सर्कुलर डिस्क पे कितने एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकते हैं? टू शो दैट आई अगेन डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन अ सर्कुलर डिस्क. मेरे पास एक सर्कुलर डिस्क है, पूरा एक सॉलिड बॉडी है. लास्ट टाइम वो रिंग था, अब यहाँ पे मेरे पास एक सर्कुलर डिस्क है, और उस सर्कुलर डिस्क को मैंने आपके सामने कुछ इस फॉर्म पे रखा है. तो इसके भी कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन होंगे, और आज थोड़ा सा क्विकली काम करेंगे क्योंकि हम लोग रिंग को अंडरस्टूड कर चुके हैं. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या क्या होंगी? द फर्स्ट वन, this blue pen, this is the axis of rotation passing through the center and perpendicular to the surface. This second one, this one, it is being passing through the center but along the surface. This one passing through the edge but along the surface, and this one passing through the edge but perpendicular to the surface. It means similarly like the disc, we have to study the four cases of the, similarly like the ring, we have to study the four axes of the circular disc. और चलिए वैसे ही स्टार्ट करते हैं वन बाय वन फॉर द सर्कुलर डिस्क, जिसमें आप सर्कुलर डिस्क का आप अपना केस नंबर 1 बना सकते हैं. दैट व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन, when axis of rotation passing through center, passing through the center and perpendicular to the surface. तो हम इस बार उस एक्सिस का बात करेंगे, that axis which passes through the center but perpendicular to the surface. अब इस एक्सिस पे ज्यादा आपको ध्यान देना है. ओके, तो चलिए इस एक्सिस पे काम करते हैं. So let's draw the diagram for this. So I have a circular disc here. तो इस बार अंदर से होलो नहीं है, सब जगह एरिया है. एंड this circular disc of radius capital R.
and mass capital M. So similarly डाटा और इंफॉर्मेशन वैसा ही है जैसा रिंग का था, बस एक चीज का डिफरेंस है, जहां पे रिंग पे मास अलोंग दी सर्कमफेरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहां पे मास ओवर द एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एंड दिस टाइम दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन होने वाली है। डन? दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो चलिए कंसीडरेशन लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। व्हाट वी हैव नाउ, वी आर कंसीडरिंग, लेट अस कंसीडर a circular disc. We are considering a circular disc of radius capital R and mass capital N over the area, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Now to find out to moment of inertia of the disc, since यहाँ पे मास पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, लास्ट केस यानी रिंग में अगर आप एक बार रिकॉल करें तो रिंग में मास आपकी सर्कमफेरेंस पे था, तो हमने एक छोटा सा लेंथ लिया और उस स्मॉल लेंथ का पहले मास निकाला, और उस स्मॉल लेंथ का जो भी मास था वो एक पार्टिकल की तरह काम कर रहा था। सबसे पहले हमने उस स्मॉल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, देन वी इंटीग्रेट। सेम यही पे करना है, बट यहाँ पे हम लोग स्मॉल लेंथ नहीं ले सकते, तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल एरिया को कंसीडर करेंगे। तो एक छोटा सा थिकनेस का एक एरिया कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस x whose thickness is, जिसकी थिकनेस कितनी है dx। तो हमने ये स्मॉल सेक्शन कंसीडर कर लिया बिकॉज यहाँ पे मास एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना कि लेंथ पे। Okay, so for small section of radius, एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी है r and thickness dx, जिसकी थिकनेस dx। ओके, तो सिंस हमारे पास टोटल मास कितना है m, जो कि पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, सो मास पर यूनिट एरिया। तो सबसे पहले तो ये निकालते हैं यूनिट एरिया के लिए कितना मास है, तो मास डिवाइडेड बाय एरिया, और एरिया कितना था पूरा रिंग का, इट वाज पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द मास जो यूनिट एरिया पे है, और जो हमने रिंग कंसीडर की है, तो एरिया ऑफ स्मॉल सेक्शन, जो छोटा सा सेक्शन हमने कंसीडर किया है, इसका एरिया जो ये शेड कर रखा आपको, सो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू थिकनेस। इस बात को समझे, इस स्मॉल रिंग का रेडियस कितना होगा कि भाई इसकी सरकमफेरेंस कितनी है इनटू इसका थिकनेस कितना है। ओके, तो हमने वही काम कर दिया यहाँ पे, हमने वही थिकनेस उसकी पता लगा ली। सो हमारे पास एरिया ऑफ स्मॉल सेक्शन इतना आ गया, और यूनिट एरिया का मास कितना है m/πr²। तो इस स्मॉल सेक्शन का मास कितना होगा, सो मास ऑफ स्मॉल सेक्शन, जिसे हम लोग स्मॉल m से नाम देंगे। देखो प्रोसीजर वही चलते जा रहा है, बस यहाँ पे जो थोड़ा सा बदलाव है वो है, जहां पे पहले मास लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहाँ पे वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो स्मॉल सेक्शन का मास कितना हुआ, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दैट स्मॉल सेक्शन, उस छोटे से सेक्शन का एरिया। पाई कैंसिल विद द पाई, तो आपका इस स्मॉल सेक्शन का, स्मॉल रिंग का आपका मास कितना हो गया, 2m/r² x dx। This is the mass of the small section. So what is the moment of inertia? So moment of inertia of small section, so moment of inertia का फॉर्मूला क्या होता है भाई, it is equal to product of the mass of that section or the mass of that particle and square of that particle, square of the distance of that particle from the axis of rotation। तो इस selected region का axis of rotation से distance कितना है x,
तो उसका स्क्वायर जाएगा, और उसका मास कितना था स्मॉल सेक्शन का, स्मॉल m। हमारी स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 2m/r² x dx into x square। तो आपका स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, di is equal to 2m/r² x³ into dx। Am I clear? So the net moment of inertia, तो आपकी पूरी डिस्क का क्या होगा, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क I इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन पे जाएंगे, बट यहां पे ध्यान दीजिए कि वेरिएबल कौन है। लास्ट केस में हमारे पास जो वेरिएबल था वो dx था, बट लास्ट केस में dx जो है वो हमें लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हमने टोटल लेंथ ली। बट यहां पे जो dx है वो थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये थिकनेस सेंटर से शुरू होते हुए यहां तक जाएगी। यानी आपका इस बार जो वेरिएबल है x जो बदल रहा है वो 0 से लेके r तक बदलेगा, तो आपकी लिमिट जाएगी कहां से कहां तक, 0 to r। लास्ट टाइम वो कंप्लीट लेंथ थी, पूरी लेंथ, तो हमने उस पूरी लेंथ को 2πr लिख लिया था। बट यहाँ पे लेंथ नहीं है, यहाँ पे 0 से r तक x बदल रहा है, वो 0 से r तक बदलेगा। तो हेल्प करो, 0 to r 2m/r² x³ dx। सो कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ जाएगा, 2m/r²। क्या बच गया आपके पास, x³ 0 to r dx। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन भाई, इट इज x की पावर n+1/n+1, क्योंकि x वेरिएबल है ना, तो x³ का इंटीग्रेशन इट वुड बी 2m/r² x की पावर 3+1 which is 4 divided by 4 0 to r। तो I 2m/4 को बाहर निकाल लीजिए, और लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर। तो पहले x को अपर से रिप्लेस करेंगे, -0, 2 2 4, और r² से कैंसिल होगा तो 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, 12 mr²। So moment of inertia for a circular disk when axis of rotation passing through the center and perpendicular to the surface। अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा है सर्कुलर डिस्क के लिए और परपेंडिकुलर टू सरफेस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 12 mr²। Am I clear to everyone? और जैसे ही आपने ये पता लगा लिया, once you calculated this, आई थिंक ये आ सकता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये आ सकता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और ये वाला जो है एज और अलोंग द सरफेस है, ये इसके साथ पैरेलल है। तो आई थिंक हमारा फर्स्ट डेरिवेशन हमारे लिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल यानी थोड़ा सा मेहनत वाला होता है। आफ्टर दैट हम लोग अपने एक्सिस थ्योरम यानी पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे एंटर करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए काम करना शुरू करते हैं बाकी रिमेनिंग एक्सिस पे। तो हमारी फर्स्ट एक्सिस हो चुकी है, आई एम रबिंग नाउ, प्लीज नोट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो एवरीवन। ओके, तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन और हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ चुका है, एंड द फर्स्ट रिजल्ट वाज व्हेन योर एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 12 mr²। हमारे पास ये बॉडी थी डिस्क, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा था और परपेंडिकुलर टू द सरफेस था, जिसमें r रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द रिंग एंड m रिप्रेजेंट्स द टोटल मास ऑफ द रिंग। नाउ एवरीवन, केस नंबर 2, हमारा केस 2, व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू एज, कहां से पास करवाएं, पास थ्रू एज एंड नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू सरफेस। चलिए इस पे बात करते हैं। दैट मीन्स नाउ आई एम गोइंग टू टॉक यू, और नाउ आई एम गोइंग टू अलाउ यू टू गो विद दिस एक्सिस। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप इसे फिक्स कर दें और अपनी रिंग को या अपनी डिस्क को इसके अलोंग घुमाएं ऐसे करके, सो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। When the axis of rotation passing through the edge but perpendicular to surface, तो बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
और अगर आपने सर्कुलर रिंग को एक्सेप्शनली और ढंग से कर लिया तो अब आपके लिए थोड़ा इजी होने वाला है। दिस इज गोइंग टू विद पैरेलल विद दिस, यानी सेंटर से पास होने वाला और परपेंडिकुलर के साथ ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम बना रहा है। देखो दोनों एक्सिस पैरेलल है और जहां पे दोनों एक्सिस पैरेलल होंगी वो वहां पे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। सो दिस टाइम द डायग्राम इज, इस बार जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एज से पास हो रहा है बट परपेंडिकुलर टू सरफेस है। तो दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, डन है। एंड दिस इज the axis which is passing through the center and perpendicular to surface, और ये हमारे लिए सेंटर ऑफ मास के काम करेगा क्योंकि सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही लाई करेगा। ओके, तो ये बात आप समझ लीजिए, हमने पहले भी बात की थी। अगर आपकी बॉडी एक यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल शेप है, जैसे यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म डिस्क है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सेंटर पर ही मिलेगा। यूनिफॉर्म स्क्वायर है, क्यूबॉइड है या क्यूब है, तो वहां पे उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही मिलेगा। ओके, बट अगर अनइवन है, जैसे ट्रायंगल है, पेंटागन है, तो उन चीजों के लिए वो एक डिफरेंट पोजीशन पे हो सकता है। तो चलिए इस पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एक्सिस ऑफ थ्योरम लगेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, याद रखना किसी भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू दी सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पैरेलल एक्सिस। और यहां पे दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? जितना आपका रेडियस ऑफ द डिस्क, क्योंकि सेंटर ऑफ मास सेंटर से जा रहा है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम पढ़ना चाहते हैं वो कहां से? एज से पास हो गई। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेंटर ऑफ मास, यानी पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्यों? क्योंकि वही वाली सेंटर, देखो फ्रॉम द सेंटर, कई बार बच्चे डाउट में भी आते हैं कि सर सेंटर से तो दो एक्सिस जा रही है ना, बट पैरेलल एक्सिस थ्योरम में वही वाली एक्सिस लेनी है जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ पैरेलल पेयर बनाए। तो अगर हमारी रोटेशन वाली एक्सिस नॉर्मल टू द सरफेस है तो वो वाली भी नॉर्मल टू द सरफेस है। तो पासिंग थ्रू द सेंटर बट नॉर्मल टू द सरफेस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, हाफ mr स्क्वायर। कितना? हाफ mr स्क्वायर प्लस m into r square, and when you solve this it would be 3/2 mr square. Am I clear? So the axis of rotation, moment of inertia when axis of rotation passes through the edge but perpendicular to the surface. Please, कुछ फॉर्मूलेज ऐसे हैं जो आपकी रिंग के साथ मैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, इस बात पे ध्यान देखना। ये 3/2 mr स्क्वायर रिंग में आया था when passing through the edge but along the surface। ये आया था आपका, जो आप लोग ध्यान में देंगे, passing through the center but along the surface। तो बात ये है कि आप यहाँ पे डिस्क और रिंग को उस कंपैरिजन में मत देखना कि भाई अच्छा उसमें ये था तो इसमें ये, ऐसा कोई तुलना नहीं है, बट प्रोसीजर वैसा ही था। हाँ, फॉर्मूले इक्वल आ रहे हैं, इसका कोई अलग केस का है, रिंग का कोई अलग केस का था, बट आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो डिस्क के दो रिंग्स, या आपकी कह सकते हो डिस्क की दोनों एक्सिस हो गई, परपेंडिकुलर टू सरफेस सेंटर, परपेंडिकुलर टू सरफेस एज। अब आ जाइए इस पे, ये कौन सा है? This is passing through the center but along the surface. तो case number 3 everyone. Case number 3. When axis of rotation passes through center but along the surface। इस बार सेंटर से पास करना है बट सरफेस के along होना चाहिए। तो दिस इज आवर रिंग। चलिए अपनी रिंग पे आ जाते हैं, ये हमारा रिंग है। तो इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास होनी चाहिए और सरफेस के along है, मान लीजिए एक्स एक्सिस, बट यही हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस बार हम लोग इस एक्सिस के along घुमाना चाहते हैं,
नाउ वी आर ट्राइंग टू रोटेट अलोंग दिस एक्सिस, हम लोग इसे इस तरीके से घुमाना चाहते हैं, इस एक्सिस के अलोंग, ओके, बट सेंटर से पास हो रही है और अलोंग दी सरफेस है, तो एक और बन सकती है आई वाई, एक ऐसा एक्सिस जो अलोंग दी सरफेस है बट उस वाले के नॉर्मल है, और हमारे पास एक और एक्सिस है जो पास थ्रू द सेंटर है बट नॉर्मल टू द सरफेस है, आई जेड, ओके, और ये वाली वही एक्सिस है जो सेंटर से पास हो रही है बट परपेंडिकुलर टू सरफेस, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अगर आप एक बार रिवाइज करें थ्योरम को, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, बट सिंस आई एक्स और आई वाई दोनों ही अलोंग दी सरफेस है, यानी दोनों ही अलोंग दी डायामीटर है, सरफेस के अलोंग है मतलब डायामीटर के अलोंग है, तो इसका मतलब आई जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई डी, आई डी लिख लो, आई एक्स लिख लो, आई वाई लिख लीजिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी एक्सिस विच इज अलोंग दी डायामीटर, और डायामीटर कहां पे होता है, सरफेस के अलोंग होता है और सेंटर से पास होता है, तो वही चीज है, इट वुड बी आई जेड बाई 2, और आई जेड कितना था, द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट इज हाफ mr स्क्वायर बाई 2, तो आई डी कितनी मिलेगी, 1/4 mr स्क्वायर। Am I clear with the third case? The third case, when the axis of rotation passing through the center but along the surface, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mr स्क्वायर, एक बार रिवाइज करते हैं, इसका कितना आया था, 1/2 mr स्क्वायर, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू सरफेस, passing through edge but perpendicular to the surface 3/2 mr square, passing through center but along the surface is 1/4 mr square। अब हमारे पास एक पॉसिबल केस रह गया, दिस वन, ये वाला एक्सिस पासिंग थ्रू द एज बट अलोंग द सरफेस, और ये जो एज से पास हो रही है और अलोंग द सरफेस है, ये थर्ड वाले केस यानी पासिंग थ्रू द सेंटर अलोंग द के साथ पैरेलल एक्सिस थ्योरम बनाएंगे। समझ पा रहे हो इस पॉइंट को? सो विद दैट नोट वी विल एंटर इनटू द केस नंबर 4। अब हम आएंगे केस 4 पे, कहां से, पासिंग थ्रू एज, पासिंग थ्रू दी एज एंड अलोंग दी सरफेस, एज से पास करेंगे और सरफेस के अलोंग रहेगी, तो इस बार इसके डायग्राम को देख लेते हैं। This time the axis of rotation is along the edge but passing through the surface। देखने में ये एक्सिस सेम लग रही है, बट इस बार इसके साथ पैरेलल कौन सी होगी, इस बार इसके साथ पैरेलल होगी पासिंग थ्रू दी सेंटर बट अलोंग दी सरफेस। इसके साथ पैरेलल थी पासिंग थ्रू दी सेंटर बट परपेंडिकुलर, इसलिए मैंने डॉटेड डॉटेड किया, थोड़ा सा 3D व्यू है, बट ये अलोंग दी सरफेस है, और अलोंग दी सरफेस एंड सेंटर से पास होने वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mr स्क्वायर। तो यहां पे कौन सा थ्योरम लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इस बार भी दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, r। तो सॉल्व करेंगे, ICM क्या बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर 1/4 mr स्क्वायर, और md स्क्वायर m इंटू d r के बराबर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 5/4 mr स्क्वायर। Am I clear with the fourth and the final case for the circular disc? Clear है? So for the circular disc हमारा आखिरी और final case डन है। So these are the 4 cases of the moment of inertia for the circular disc. Done? So this is our second shape, and as usual I think as comparison to the previous सर्कुलर रिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्विक हुआ है, रीजन क्योंकि हम लोग एक्सिस ऑफ थ्योरम को समझ पाए हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने 2 शेप कर लिए हैं,
वी हैव कंप्लीटेड सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग के 4 पॉसिबल केसेस हो गए। नेक्स्ट वी हैव कंप्लीटेड सर्कुलर डिस्क राइट नाउ, उसके भी 4 पॉसिबल केसेस हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट यूनिफॉर्म रॉड। अब हम लोग रॉड को रोटेट करवाएंगे। रॉड मतलब आप एक किसी भी पतली सी रॉड को ले सकते हो, बट ऐसे मतलब जिसका लेंथ कंसिडरेबल हो। और whenever we talk about the rod, जब भी मैं रॉड के बारे में बात करूंगा, इसका मतलब एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें लेंथ इंपॉर्टेंट है एज कंपैरिजन टू रेडियस। तो हम रेडियस को नेग्लेक्ट करके चलेंगे। रॉड वैसे मार्कर देखने में सिलेंड्रिकल शेप है, बट जब मैं इस मार्कर को रॉड की फॉर्म में बात कर रहा हूं, इसका मतलब लेंथ पे ध्यान देना है, रेडियस यानी एरिया पे नहीं। तो जिस चीज का एरिया छोटा हो और लेंथ बड़ी हो, तो हम लोग उसे रॉड का नाम देना शुरू करते हैं। तो चलिए रॉड पे काम करना शुरू करते हैं। एंड फॉर द रॉड हमारे पास 2 केसेस हैं। फिर से यहाँ पे 4 केसेस थे, यहाँ पे भी 4 केसेस थे, यहाँ पे 2 केसेस होने वाले। ओके, तो 8 मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अलग अलग शेप का, अलग अलग कंडीशन का निकाल चुके हैं। अब इस पे भी देखिए। सो लेट अस कंसीडर अ रॉड। एक सिंपल सा बात करते हैं, एक रॉड लेते हैं ऑफ लेंथ स्मॉल l and mass m. So let us consider a rod of length L. So condition लिख देते हैं, let us consider a rod of mass capital M and length capital L. तो आपका मास कितना है? कैपिटल M है, और आपकी लेंथ कितनी है? कैपिटल L। तो इस बार जो मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी रॉड के पास जो मास है वो किस डायमेंशन के अलोंग है, कहां पे बटा हुआ है वो? दिस टाइम द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ। ओके, तो मास लेंथ में, क्योंकि मैंने कहा ना इसका लेंथ मोर कंसीडरेबल है एज कंपैरिजन टू इट्स थिकनेस और रेडियस, यानी इसकी लेंथ इंपॉर्टेंट है, रेडियस इतना ज्यादा नहीं क्योंकि वो वेरी स्मॉल है। तो यहाँ पे हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ कितना आएगा? सो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा? m डिवाइडेड बाय l। सर्कुलर रिंग में भी वो लेंथ पे था, बट सर्कुलर रिंग में वो लेंथ थी 2 पाई r सर्कमफेरेंस। यहां पे लेंथ डायरेक्ट है, सिंपल। ओके, नाउ दिस टाइम लेट्स टॉक अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये आपका रॉड है, आपने यहां से इसे फिक्स कर दिया है, एंड नाउ यू आर रोटेटिंग इन दिस मैनर। आप इसे इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। डन है? तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है? सेंटर से। सो दिस टाइम हमारा जो केस बना, व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through center, passing through center of रॉड के सेंटर से पास हो रहा है। ओके, समटाइम्स बच्चे बोलते हैं सर रॉड के सेंटर से ये भी तो एक्सिस पास होती है, बट ये जो एक्सिस है वो अलोंग दी यहाँ पे है। कैसे? रेडियस के अलोंग, कुछ इस तरीके से। डन है? सेंटर एरिया से यहां से पास हो रही है, और हम लोग इसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला केस हमारे लिए कंसीडरेबल पार्ट नहीं है। तो इट इज पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ रॉड नॉर्मल टू द लेंथ। आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेंथ के नॉर्मल होगा। ओके, तो अगर ये सेंटर है तो ये आपका 0, तो ये लेंथ l/2, और बट ये वाली जो लेंथ है वो कितनी होगी? -l/2। इस वाली टर्म पे एवरी स्टूडेंट एक बार आराम से ध्यान देंगे प्लीज। ओके, सो यू हैव सीन दैट कि अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रहा है तो यही हमारे लिए ओरिजिन हो गया, यही हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर इसके राइट साइड में देखते हैं तो लेंथ कितना बचा? l/2। तो अगर राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड की जो लेंथ है वो कितनी? -l/2, क्योंकि हम लोग यहां से लेके यहां तक पढ़ने वाले पूरी को। ओके, तो इस टर्म को सब इंपॉर्टेंटली ध्यान देंगे। लेफ्ट साइड -l/2, राइट साइड l/2, क्योंकि हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे। ओके, तो अब अगर इस पे स्टार्ट करते हैं तो एवरी टाइम जो हम लोग हमेशा करते थे, पहले एक स्मॉल लेंथ या स्मॉल सेक्शन ले लेते हैं, एक छोटा सा सेक्शन
जिसकी थिकनेस कितनी है dx और जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है x. सो लेट फॉर स्मॉल लेंथ सेक्शन, एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं, कितना dx. ओके, लास्ट यानी डिस्क में हमने स्मॉल एरिया लिया था क्योंकि वहां पे मास एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड था. रिंग में भी हमने लेंथ ली थी dx, बट यहां पे भी dx हमारे लिए लेंथ ही है क्योंकि मास लेंथ के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो मास ऑफ स्मॉल सेक्शन, उस छोटे से सेक्शन का मास क्या होगा? तो इट इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ स्मॉल सेक्शन. तो यूनिट लेंथ का मास इतना है और जितनी लेंथ हमने कंसीडर की dx, तो इस छोटे से हिस्से का मास कितना हो गया m/l into dx. So thus moment of inertia. So moment of inertia of small section, उस छोटे से सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di is equal to mass into square of the distance of the section from the axis of rotation. यही करते हैं हमेशा, उस छोटे से हिस्से का मास और उस छोटे से हिस्से का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है. सो di is equal to m/l x square dx. This is your small moment of inertia. तो बताइए नेट निकालें. सो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमें पूरी रॉड को पढ़ना पड़ेगा और नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूरी रॉड पढ़नी है तो इंटीग्रेशन स्मॉल का, बट पूरी रॉड पढ़नी है. इसका मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट एंड से लेके आपको एक्सट्रीम राइट हैंड तक जाना है. बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट एंड से लेके एक्सट्रीम राइट एंड तक जाना है आपको. तो इसका मतलब आपकी लिमिट -l/2 से कहां तक l/2 तक. ओके, ये थोड़ा सा चीज आपको ध्यान में रखना है. रीजन, क्योंकि अब तक जब तक हम लोग अभी पढ़ रहे थे तो हमारे पास रिंग था तो वो सर्कुलर शेप था. जब डिस्क था तो हमारे पास रेडियस बदल रही थी, तो वो 0 से लेके r तक. तो हमने ओरिजिन को, जहां पे हमारे पास सर्कुलर डिस्क आया था, तो हमने इस पॉइंट को 0 मान लिया था और एंड पॉइंट को r. बट इस बार हमें एक एंड से दूसरे एंड तक पढ़ना है और अगर ऐसा करना है तो हमारे पास -l/2 से l/2 तक. तो हेल्प करो, -l/2 to l/2 di is equal to m/l x square dx. सो i की वैल्यू m/l कॉमन, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 फ्रॉम -l/2 to l/2, x की पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1. तो i is equal to क्या बचा बेटा m/3l x³, पहले अपर लिमिट l/2 का क्यूब माइनस -l/2 का क्यूब. पहले अपर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट भी माइनस में थी तो वो भी मैंने रखी यहां पे. तो ध्यान से माइनस के साइन को, m/3l l³/8 प्लस l³/8. तो आपके पास क्या आया m/3l इंटू l³/8 डिवाइडेड l³/8 प्लस l³/8. So it would be 2l³/8. 2 4s and 1l cancel with the l. So moment of inertia is 1/12 ml square. So the moment of inertia for a uniform rod, एक रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आप लोग कहां से, अगर आप लोग उसके सेंटर से पास हो रहे हो और वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रही है और लेंथ के नॉर्मल है, यानी आप बोल सकते हो रॉड के परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इन दैट केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा ml². क्लियर. तो ये हमारा पहला, when the axis of rotation passing through the center but perpendicular to the length. तो इसमें हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ml²/12 और you can say 1/12 ml². Am I clear? So this is our next shape और अगले शेप का हमारा पहला केस. तो मैं अभी से रब कर देता हूं. तो हमारे इस केस का सॉल्यूशन क्या आया, the moment of inertia is ml²/12. तो इसका I आया ml²/12. Am I clear? चलिए क्विकली केस नंबर 2 पे ध्यान देते हैं.
Let's talk about the case 2. Case 2, when we have a rod, the same rod of length L, mass capital M, but this time the axis of rotation is perpendicular sorry, the axis of rotation is perpendicular to the rod, but इस बार कहां से पास हो रहा है? सेंटर से? No, it is be passing through the one of its edge, किसी भी एक एज से, यानी इस बार इस एज को फिक्स करके इसे इस तरीके से घुमाएंगे. Now we are going to rotate like that. So अगर हम ऐसे रोटेट करने वाले हैं तो second case is when axis passes through edge of rod perpendicular to length के perpendicular ही होने वाली है. डन है? तो या तो आप इस डेरिवेशन को फिर से वैसे कर सकते हो, क्या एक स्मॉल सेक्शन कंसीडर कर लो, उसका डिस्टेंस x, और जब आप कंप्लीट लेंथ को पढ़ने जाओगे तो अगर ये 0 है तो ये l तक, 0 से l, यानी पूरा डेरिवेशन सेम रहेगा बट आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से l. और अदरवाइज हम लोग उस चीज पे जाएंगे क्यों? हम लोग यहाँ पे अपने पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे आ जाते हैं. तो इस बार जो हमारी एक्सिस है जो कहां से पास हो रही है? सेंटर से, सॉरी एज से. और अभी हम लोगों ने सेंटर वाली एक्सिस का डेरिवेशन किया है, ICM, यही सेंटर है, सेंटर ऑफ मास, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²/2. ये हमारी सेंटर से पास होने वाली एक्सिस, ये हमारी वो एक्सिस जिस पे हमें निकालना है, और सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल एक्सिस के बीच का ये जो d है ये इस बार कितना होगा? L/2. कितना होने वाला है? L/2. तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, so according to parallel axis theorem, moment of inertia about any axis, ये आपका axis of rotation है इस बार. Okay, so moment of inertia about any axis is equal to moment of inertia of center of mass plus md². तो किसी भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इसके सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में किया है, कितना? ml²/12 plus md का स्क्वायर, where d stands for the separation between both the parallel axes. एक जो सेंटर ऑफ मास की है, एक जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है. और यहाँ पे अगर हम h पे हैं तो हमारा वो डिस्टेंस l/2 होगा, तो l/2 का स्क्वायर. Now we have to solve this. ml²/12 plus ml²/4. When you solve or take the LCM 12, so it would be ml² plus 3ml², and when you solve this, its moment of inertia is ml²/3. When you solve this, 3 plus 1 4, और 4 को 12 से कैंसिल करेंगे तो 3. This is your second case for the next type of the shape. अगले टाइप के शेप के लिए ये हमारा सेकंड केस है जिसको हमें ध्यान देना था, जिसको हमें समझना था. Am I clear? So today's लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमने दो शेप्स के बारे में बात की. कौन कौन सा? We talk about the circular ring. We talk about the circular ring तो obviously बात है पहले कर लिया था. In this lecture we talk about the circular disc, all the 4 possible axes of rotation जो मैं आपको ऑलरेडी शो कर चुका हूँ. Center perpendicular to surface, edge perpendicular to surface, center along the surface and edge along the surface. हमने चारों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए. Then we enter into the rod, और हमने रॉड के भी both the possible cases, जो भी हमारे 2 possible cases हैं रॉड के, उन दोनों के भी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला. डन है? तो हमारे पास 3 डिफरेंट शेप्स हो चुके हैं अभी. We have studied the ring, done all the 4 cases. Okay, then we have studied the disc, all the 4 possible cases. Now we have completed the rod, all the 2 possible cases passing through the center and the edge. अब हमारे पास जो चीज रह जाती है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, सिलेंडर. सिलेंड्रिकल बॉडी अगर रोटेट करवानी है तो उस पे, तो उसके भी वेरियस पॉसिबल केसेस होने वाले हैं जिसको हम लोग स्टडी करेंगे. तो एक तरीके से मैं आपसे बोलूं, उसके भी आपको 4 पॉसिबल केस मिलेंगे, बट सिलेंडर में भी 2 आएंगे. नंबर 1 होलो सिलेंडर.
अगर सिलेंडर आपका होलो है तो, एंड नंबर 2 आपका सॉलिड सिलेंडर। तो अगर आपके सिलेबस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक रिमूव नहीं होता, मतलब ये हमारा जो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो रिमूव हो गया, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और उसकी जो एप्लीकेशन हटा दी है, अगर वो नहीं होती तो हमें हर शेप को पढ़ना पड़ता, अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन से पढ़ना पड़ता और ध्यान में रखना पड़ता। तो फर्स्ट 3 शेप्स हो चुके हैं। We will meet in the next lecture after 1 or 2 days, जो हमारा एक रेगुलर गैप होता है। After that gap we will meet in the next lecture, और you can check in the next lecture we will study about this cylinder। और सिलेंडर भी कैसे, दोनों टाइप के, होलो एंड सॉलिड। होलो में भी 4 केसेस बनेंगे, सॉलिड में भी 4 केसेस बनेंगे। यहाँ पे वैरायटी बढ़ती है। अगर आप चीजों को समझेंगे तो हम चीजों को आगे जाके याद भी कर सकते हैं और हम इन चीजों को समराइज भी करेंगे। हम लोगों ने 2 लेक्चर्स ऐसे टॉपिक पे दिए जो हमारे 2021 के सिलेबस में नहीं है, बट फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। तो फ्यूचर के लिए कोई प्रिडिक्शन नहीं है बेटा, तो हमने इसे कंटिन्यू रखा। वी कांट टेक द रिस्क फॉर दैट। सिमिलरली एक और लेक्चर है जो हम लोग अपना इसको डेडिकेट करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम लोग अपने, वैसे तो अगर मैं आपसे कहता कि अगर हमें ये स्टडी नहीं करना पड़ता और अगर हम इसे रिमूव कर देते एज पर सिलेबस, तो आई थिंक इस लेक्चर में हम लोग रोटेशनल मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल को फिनिश लाइन तक पहुंचा चुके होते, बट वी हैव टू डू विद ऑल। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया है तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत रखते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगी हमारे पास। तो नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद द सिलेंडर एंड वी विल समराइज ऑल दैम। हम फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर यानी अगले लेक्चर में हम लोग फाइनली सबको एक जगह पे कंक्लूड करेंगे। ओके, तो आपको वो डाटा एक जगह पे मिल जाएगा जिसको लेके आप लोग काम कर सकते हैं, एंड देन वी स्टडी अबाउट वन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। एक और छोटा सा मोशन आएगा, वी विल कॉल दैट एज अ रोलिंग मोशन। कैसा मोशन, रोलिंग, ऐसे रोल कर रहे हैं। तो रोलिंग मोशन मतलब आप रोटेट भी कर रहे हो और लीनियरली भी जा रहे हो, तो हम लोग इस मोशन पे भी और ध्यान देंगे। So we will give 2 or 3 more lectures on this chapter, आगे और ध्यान देते हैं, but till then please complete the 2 shapes जो आज हम लोगों ने डिस्कस की, disc and the second one is rod। Okay, so we will meet with the cylinder, but till then ring को एक बार वापस से रिवाइज करके देखेंगे, यानी जो भी शेप आपका होता जाता है प्लीज उसे रिवाइज करके रखिए। Okay, so we will meet soon with the next of topic, cylinder, hollow and solid, and then we will complete out this chapter. Thank you very much.